एम्प्रेस यह सुनकर खुश थी, लेकिन सिर्फ हमारे हीरो को पता था कि ये रूमर्स उसके दुश्मनों को शांत कर सकते हैं। उसी समय जब हमारा हीरो खाना खा रहा था, उसने पूछा कि उसका अगला टीचर कब आएगा। नैनी ने कहा कि ज्यादा देर नहीं होगी। लेकिन अब हर कोई कहने लगा था कि हमारा हीरो एक यूजलेस प्रिंस है, क्योंकि लगभग सभी टीचर्स ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया था। फिर एक नया टीचर आया जिसका नाम था गामलपेरा। वह हमारे हीरो को फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाने वाला था। हीरो ने उसे देखा और उसके चेहरे पर सिर्फ निराशा दिखाई दी। शायद उसे मजबूर किया गया था। टीचर ने टेबल पर बहुत सारी किताबें फेंकी और कहा, ये सिर्फ ग्रामर के बेसिक्स हैं। उसने कहा कि यह पढ़ने की नॉर्मल पेस है, क्योंकि वे अगले दिन नए टॉपिक पर जाने की योजना बना रहे हैं। हीरो को समझ नहीं आया कि टीचर उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहा है, जबकि उसने खुद कोई ओपिनियन मांगा ही नहीं। हालांकि लैंग्वेजेस में हमारा हीरो स्किल्ड था। उसने अपनी पास्ट लाइफ्स में कई भाषाएं सीखी थीं। उसने डिक्शनरी, ग्रामर बुक्स और फॉरेन लिटरेचर उठाने का फैसला किया। रात भर वह किताबें पढ़ता रहा। सुबह टीचर ने पूछा कि क्या उसने सच में सब कुछ सीख लिया है। हीरो ने कहा कि यह सच है। टीचर शॉक्ड था, लेकिन हीरो को समझ आ गया कि नेबरिंग कंट्रीज की भाषाओं के मुकाबले उसकी नेटिव इंपीरियल लैंग्वेज थोड़ी कठिन थी। टीचर ने हीरो को एक किताब पढ़ने को कहा। हीरो ने सोचा, एक बच्चे के लिए 12 साल से पहले एक सिंपल बुक पढ़ना भी मुश्किल होता है। लेकिन उसने किताब पढ़नी शुरू की और टीचर को सरप्राइज कर दिया। अब पूरा देश हैरान था। प्रिंस ना तो मैजिक कर सकता था, ना ही उसे कोई मैजिकल एबिलिटी थी, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ 2 दिनों में लैंग्वेजेस सीख ली। इन रूमर्स का सोर्स था टीचर, जो थोड़े नशे में था, और उसने हीरो की प्रतिभा के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब ये बात एम्परर तक पहुंची, तो उसने महसूस किया कि अगर सोर्ड और मैजिक प्रिंस की स्किल्स नहीं हैं, तो उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। उसे लगा कि उसका बेटा सच में जीनियस है। लेडी ने अपने बेटे के बदले व्यवहार पर चिंता जताई। उसने सोचा कि क्या वह उसे सही तरीके से एजुकेट कर रही है। एम्परर ने कॉन्क्यूबाइन के चेहरे की एक्साइटमेंट देखी और उसके पास आया। दूसरी तरफ एम्परर सोच रहा था कि हमारा हीरो एक इनक्रेडिबल लड़के के रूप में बड़ा हो रहा है। हीरो ने अब पूरी पिक्चर देखी। उसने सोचा कि दुनिया के चमत्कार तो मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, ताकि लोगों की उसके प्रति क्यूरियोसिटी बनी रहे। और जब तक वह छोटा है, तब तक वह आराम कर सकता है और अपनी जीनियस पर्सना का फायदा उठा सकता है। कुछ दिनों बाद हीरो को कोर्ट में भेजा गया। यकीनन ये एम्परर का फैसला था, क्योंकि हीरो को लड़ाई करना नहीं आता था और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत थी। हीरो अपने थॉटफुल एम्परर पिता को पसंद करता था, लेकिन तभी उसका ध्यान एक बहुत जोरदार आवाज से भंग हुआ। नैनी कुछ बहुत भारी चीज लेकर आई थी। हीरो सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। उसकी माँ ने बताया कि ये तो एम्परर के खुद के गिफ्ट्स हैं। हीरो को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसे गिफ्ट दिया है, लेकिन जब उसने गिफ्ट्स खोले तो उसने देखा कि वे केवल जूल्स थे। हीरो को उन सब में से सिर्फ एक पेंडेंट पसंद आया। पेंडेंट ऐसा लग रहा था जैसे वह कंसंट्रेशन और मेंटल एबिलिटीज को एक्टिवेट करता हो, लेकिन हीरो को लगा कि यह चीज सिर्फ उसके दिमाग को फ्राई कर देगी और उसे थका देगी। नैनी हीरो से बहुत प्रभावित थी, क्योंकि वे उसे बहुत अच्छे से देख रही थीं, लेकिन हीरो समझ गया कि उनके लिए यह पेंडेंट सिर्फ एक साधारण गहना था, जबकि हीरो ने उसके अंदर कुछ देखा। हीरो ने यह पेंडेंट अपनी छोटी बहन को देने का सोचा, क्योंकि वह पिछले दिनों स्वॉर्ड फाइटर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। आखिर में हीरो ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह यह चीज अपनी बहन को दे सकता है। लेडी ने कोई आपत्ति नहीं की। हीरो से पूछा गया कि उसे प्रिंसेस केनिया के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। हीरो ने कहा वह बहुत स्ट्रांग है। कासल में सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि एम्परर ने प्रिंस को जेनरसली गिफ्ट दिया था। हीरो टेबल पर बैठा था और उसकी नैनी उसे डिजर्ट सर्व कर रही थी। ये स्वीट्स बेस्ट शेफ्स के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन हीरो ने सब टेस्ट किया और महसूस किया कि डिजर्ट्स में चीनी की कमी थी। नैनी ने पूछा कि क्या उसे शेफ को बुलाना चाहिए। थोड़ी देर चुप्पी के बाद हीरो ने कहा, एल्केमिस्ट को बुलाओ। नैनी ये सुनकर शॉक्ड रह गई। हीरो कोका कोला या चॉकलेट का स्वाद रिक्रिएट करवाना चाहता था, लेकिन हीरो को पता था कि अगर वह इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता तो नैनी कुछ नहीं समझ पाती। हीरो ने सोचा, एक 5 साल का बच्चा अगर एल्केमिस्ट से यह डिमांड करे तो ये कितना अजीब लगेगा, लेकिन उसके पास्ट लाइफ के फ्लेवर्स को एल्केमिस्ट की मदद के बिना रिक्रिएट करना असंभव था। हीरो ने यह भी सोचा कि कोका कोला जैसी चीज बनाना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर भी हीरो एक चिल्ड स्वीट फिजी ड्रिंक का सपना देख रहा था। क्योंकि वह जीनियस था, उसने कुछ सोचने का फैसला किया। हीरो तुरंत बाहर गया और कहा, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। नैनी को यह सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने हीरो से यह उम्मीद नहीं की थी। 3 साल बाद जब हीरो 8 साल का था, वह एक मीटिंग में बैठा था। वहां डिस्कशन चल रही थी कि ट्रेडर्स के लिए नए ब्रिजेस कहाँ बनाए जाए। हीरो से पूछा गया कि वह इस बारे में क्या सोचता है। हीरो ने कहा, यह बहुत बढ़िया है। उसने यह भी पूछा कि इस ब्रिज का डिजाइन किसने किया। एक व्यक्ति ने कहा कि यह उसी ने बनाया था। वह व्यक्ति हीरो के प्रेज से बहुत खुश था, लेकिन हीरो के चेहरे की खुशी तुरंत डिस्पेयर में बदल गई। हीरो ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि अगर ऐसी गलती फिर हुई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
हीरो ने कहा कि सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन विंटर में जब बर्फ जमा होगी तो वह पुल तुरंत ढह जाएगा। हीरो ने समझाया कि कंस्ट्रक्शन भरोसेमंद नहीं थी। अगर पुल पर किसी जगह ज्यादा वजन पड़ता तो वह नागरिकों के लिए खतरनाक हो सकता था। हीरो ने कहा कि मास्टर ने पुल की सजावट और सुंदरता पर ध्यान दिया, लेकिन सेफ्टी और पुल के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को नजरअंदाज कर दिया। हीरो ने युवा व्यक्ति से कहा कि पुल का डिजाइन फिर से बनाया जाए। इस बात से साफ हो गया कि हमारे हीरो के पास अपनी पिछली जिंदगियों के ज्ञान के कारण बहुत काम था। आखिरकार वह सिर्फ अपने अनुभवों का उपयोग करके मंत्रियों को सलाह दे रहा था। हीरो के सुझावों से सब कुछ अच्छा दिख रहा था। 8 साल की उम्र में हीरो ने खुद को एक अधिकारी जैसा साबित कर दिया था, लेकिन अब समय था कि वह अपने कौशल को और निखारे। जैसे ही हीरो अगली समस्या पर काम करने निकला, उसे एक नई मेड ने देखा। उसने हीरो को सिल्वर हेयर्ड सेज कहकर पुकारा। यह नाम हीरो के लिए बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे ऐसा बुलाएगा। हीरो ने उससे पूछा कि यह नाम कहां से आया, और उसे अब से ऐसा न कहने के लिए कहा। मेड उसे एक बार और ऐसा पुकारना चाहती थी, लेकिन फिर उसने ऐसा न करने का फैसला किया। हीरो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लेकिन लोग फिर भी उसके लिए अजीब नाम बना रहे थे। हीरो को यह नाम बेहद खराब लगा। हीरो की मां यह नहीं समझ पा रही थी कि वह कहां गया है। नैनी ने जवाब दिया कि हीरो ने खुद एम्परर से मिलने का अनुरोध किया है। हीरो ने कहा कि वह एल्केमी की पढ़ाई करना चाहता है। हीरो जब कैरेज में बैठा तो उसने महसूस किया कि एम्परर ने इतनी जल्दी जवाब दिया क्योंकि हीरो ने उनके भरोसे को जीत लिया था। हीरो ने सोचा, मैं एम्पायर के भले के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो इसके लिए मैं एटलीस्ट इतना तो डिजर्व कर सकता हूं। हालांकि अपने पिछले कई जन्मों के अनुभव होने के बावजूद अपने पिता से बातचीत के दौरान हीरो थोड़ा घबराया हुआ था। वह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी बातें प्रभावशाली और डिस्क्रीट लगें। हीरो अपने पिता के ऑफिस में पहुंचा। उसने चर्चा शुरू की कि वह अपने कौशल का उपयोग करके एम्पायर को कैसे मजबूत बना सकता है। उसने कहा कि फाइटिंग और मैजिकल आर्ट्स में वह निपुण नहीं है, तो उसके लिए साइंस ही सही रास्ता है। एम्परर ने हीरो की बात ध्यान से सुनी और महसूस किया कि भले ही हीरो किसी विषय में विशेषज्ञ न हो, उसके पास एक समझदार दिमाग था। एम्परर ने कहा कि वह हीरो के लिए एल्केमी टीचर्स की व्यवस्था करेंगे, लेकिन सिर्फ तभी जब यह सच में उसकी इच्छा हो। हीरो ने वह सब कुछ मांगा था जिसके बारे में उसने कभी सपना देखा था। जब यह घोषणा हुई कि प्रिंस को एल्केमी सिखाने के लिए एक शिक्षक चाहिए, तो कई उम्मीदवार सामने आए। एल्केमी सिखाना एक इतिहास बनाने का मौका था। फिर एक टेस्ट टास्क दिया गया, ऐसा मिरर बनाना जो सूरज की रोशनी को क्षितिज तक रिफ्लेक्ट कर सके। जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने यह काम पूरी तरह से किया। वह एल्केमी का सच्चा जानकार था और उसका नाम था दारमन लांगर। हीरो बहुत खुश हुआ और सोचा कि उसे एक बड़ा उम्रदराज टीचर मिलेगा, लेकिन इसके बजाय उसे एक युवा टीचर भेजा गया जिसका बालों का रंग बहुत अजीब था। हीरो ने पूछा कि क्या यह रंग नेचुरल था। दरमन ने बताया कि कई केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के कारण उसने बहुत सी चीजें इनहेल की थीं और इसी वजह से उसके बाल सफेद हो गए थे। हीरो सोचने लगा कि अगर वह रोजाना ऐसी चीजें सूंघता रहा तो वह जिंदा कैसे बचा। हीरो को यकीन था कि वह बाहर से काल्म दिखता है, लेकिन यह सिर्फ एक मास्क था। डार्मन ने हीरो को बताया कि एल्केमी का अध्ययन करना बेहद खतरनाक होता है। ये एक ऐसा साइंस है जिसकी पढ़ाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हीरो ने कहा कि उसने पहले ही सभी रिस्क्स पर विचार कर लिया है और यह कि एल्केमी कोई मैजिक नहीं है। उसने बताया कि उसे लीड को गोल्ड में बदलना नहीं सीखना, बल्कि वह ऐसी चीजें एक्सप्लोर करना चाहता है जैसे मेटल अलॉयज, सबसे मजबूत धातु कैसे ढूंढी जाए, या ऐसा मटेरियल कैसे बनाया जाए जो घर बनाने के काम को आसान बना दे। मास्टर डैरेन इस पर बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि जो रूमर्स चल रही थीं वे सही थीं। प्रिंस वाकई दूसरों से अलग था। वह सचमुच एक ऐसा जीनियस था जो एक दिन एम्पायर को लीड करेगा। डैरेन ने घुटनों पर झुककर प्रिंस की आंखों में देखते हुए कहा कि वह उसे अपनी सारी नॉलेज सिखाएगा। कुछ दिनों तक एल्केमी की पढ़ाई के बाद डैरेन ने हीरो से पूछा कि क्या उसने पहले कभी एल्केमी पढ़ी है। हीरो ये छुपा नहीं सका कि वह काफी कुछ जानता था, क्योंकि यह बहुत ऑब्वियस था। हीरो ने अपने टीचर को बताया कि उसने बस कुछ किताबें पढ़ी थीं। टीचर यह सुनकर खुश हुआ और उसे यकीन हो गया कि रूमर्स झूठ नहीं थी। हीरो भी खुश था कि डैरेन को अभी तक कोई शक नहीं हुआ था। उसने रात तक एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे और डैरेन हमेशा उसे सही निर्णय लेने में मदद करता रहा। अब हीरो को लीड और दूसरे केमिकल्स निकालने का तरीका पता चल चुका था। मेटल्स और मेडिसिन को छोड़कर बाकी सब कुछ वैसा ही था जैसा वह पहले से जानता था। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कोई खास अंतर नहीं था और सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था। लेकिन तभी हीरो ने एम्परर को एक पिटीशन भेजा। उसने काड्रे को 4 एल्केमिस्ट्स तक बढ़ाने का फैसला किया। एम्परर ने तुरंत एम्पायर के सबसे अच्छे एल्केमिस्ट्स को इकट्ठा करने का आदेश दिया। सर्वेंट चिंतित था कि लिटिल प्रिंस इन एल्केमिस्ट्स के साथ क्या करने वाला है। रिसर्च पर एम्पायर का बजट खर्च हो रहा था और लोग इसका विरोध कर सकते थे। लेकिन एम्परर को अपने बेटे की बातें याद आईं। उसने समझा कि उसका बेटा एम्पायर के भले के लिए काम कर रहा है। कुछ समय बाद हीरो ने अपने एम्प्लॉइज से कहा कि वह एल्केमी के जरिए एक ड्रिंक इन्वेंट करना चाहता है।
इस इन्वेंशन को कोई समझ नहीं पाया। हीरो जैसा इनक्रेडिबल दिमाग और नॉलेज वाला व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत एक ड्रिंक पर क्यों लगा रहा था, ये सबको हैरानी हुई। कई लोग परेशान हो गए क्योंकि वे इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी पिछली जॉब्स छोड़कर आए थे। लेकिन हीरो ने उनसे चिंता न करने को कहा और वादा किया कि वह उन्हें सक्सेस या फेलियर किसी भी स्थिति में पर्याप्त पेमेंट करेगा। यही सुनकर सभी लोग मदद करने के लिए तैयार हो गए। बहुतों ने सुना था कि ऐसी डेवलपमेंट पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन हीरो को कुछ अलग, कुछ अपना चाहिए था। हीरो को समझ आया कि मोटिवेशन के लिए मनी और फेम सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। इन दोनों चीजों के लिए उन्हें जल्दी से एक शानदार सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करनी होगी। कुछ दिनों बाद एक आदमी एक बैरल से भरी गाड़ी लेकर महल में आ रहा था। एरिल इससे खुश था क्योंकि आखिरकार स्पार्कलिंग वाटर आ गया था। डेमन एक बैरल खोलता है और पूछता है कि क्या वे इसे पीने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वह अंदर देखता है उसे काला पानी दिखता है और एक बदबू महसूस होती है। एरिल पास आता है और कहता है कि वे इसे अभी नहीं पी सकते क्योंकि ये उस ड्रिंक को बनाने का रॉ मटेरियल है। लेकिन जैसे ही एरिल बैरल के अंदर देखता है उसे भी वही बदबू महसूस होती है। एरिल कहता है कि यह काम नहीं कर रहा है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे इसे पी सकें। एरिल सारे बैरल चेक करना शुरू करता है और उसे एहसास होता है कि जो पानी आया था वह कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं था। फिर वह सबकी तरफ मुड़कर कहता है कि अब कोई और तरीका नहीं बचा है, उन्हें आर्टिफिशियल स्पार्कलिंग वाटर बनाना होगा। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। एल्केमिस्ट्स कंफ्यूज्ड होकर उन पेपर्स को पढ़ना शुरू करते हैं जो एरिल ने दिए थे। लेकिन एरिल मुस्कुराने लगता है और कहता है कि सिर्फ बेसिक थ्योरीज से क्लूज ढूंढना आसान नहीं होगा। यह सुनकर एल्केमिस्ट्स थोड़े चिंतित हो जाते हैं। एरिल जोर देकर कहता है कि उसे सभी पर पूरा भरोसा है क्योंकि वे सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट्स थे, तो वे यह कर सकते हैं। एरिल डेमन के पास जाता है और पूछता है कि वह क्या सोचता है। डेमन थोड़ी चिंता के साथ मुस्कुराता है लेकिन सहमत होता है, यह कहते हुए कि वे किंगडम ऑफ अर्नीशिया के बेस्ट एल्केमिस्ट्स हैं, तो वे इसे कर सकते हैं। एरिल गुनगुनाते हुए दूर चला जाता है और कहता है कि एल्केमिस्ट्स का असली आनंद थियरीज को टेस्ट करना और उन्हें प्रैक्टिस में लाना है, इसीलिए वह अब इसमें दखल नहीं देगा और उन्हें अपना समय लेने देगा। जाते जाते एरिल सोचता है कि क्या वे सच में इसे एक हफ्ते में कर पाएंगे। फिर भी एरिल कहता है कि उसने उन्हें पहले ही हाइप कर दिया है, तो वे इसे जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ दिनों बाद किंगडम के एक कमरे से जोर जोर से आवाजें आती हैं जो सभी एल्केमिस्ट्स को यह याद दिला रही थीं कि उसने वादा किया था कि यह किंगडम ऑफ अर्नीजिया में वाइटैलिटी लाएगा। यह एरेल था जो अपने एल्केमिस्ट्स के साथ कमरे में खड़ा था। एरेल ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा कि यह स्पार्कलिंग वाटर जो वे बना रहे थे ये किंगडम के लिए बड़ी फॉर्च्यून लेकर आएगा। हालांकि एल्केमिस्ट्स को इस पे पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन एरेल इससे बहुत खुश लग रहा था। एरेल एक बॉटल उठाता है और सोचता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि वे स्पार्कलिंग वाटर इतनी जल्दी बना लेंगे। वह कहता है कि अब उन्होंने पहला हिस्सा पूरा कर लिया है और अब वे वाटर टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। डेमन पानी की तरफ इशारा करता है और एरेल से पूछता है कि क्या यह स्पार्कलिंग वाटर सच में इतना पॉपुलर होगा। एक एल्केमिस्ट कहता है कि यह पानी पीने वाले को थोड़ा जोल्ट दे सकता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अजीब है। एरेल सबका ध्यान खींचने के लिए ताली बजाता है और समझाने लगता है कि इसे वैसे नहीं पिया जाएगा। कंजम्पशन से पहले वे इसे फ्रूट जूस या अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे। चैना एक ट्रे में कुछ ग्लासेस लेकर कमरे में आती है। एरेल सोचता है कि उसकी असली योजना कोका कोला को रिक्रिएट करने की थी, लेकिन वह कोको लीव्स नहीं ला सका। साल 1903 में कोका कोला के मालिक एसा कैंडलर ने जर्मन केमिस्ट लू शेफर को संपर्क किया ताकि वह कोका का एक कॉम्पाउंड बना सके जिसमें कोकेन न हो। उसी साल कोका कोला ने फ्लेवर्स के लिए अपनी ड्रिंक से कोकेन हटा दिया और उसे कैफीन और कोको लीव्स से बदल दिया। एरेल ने इस समस्या का हल कार्बोनेटेड जूसेस का उपयोग करके निकाला, जो कोई बुरा ऑल्टरनेटिव नहीं था। एरेल एक ग्लास उठाता है और कहता है कि वह टेस्ट लेमन जूस से शुरू करेगा। वह स्पार्कलिंग वाटर में लेमन जूस डालकर उसे मिक्स करता है और जैसे ही छकता है उसे एहसास होता है कि यह स्वाद में वंडरफुल है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने परफेक्ट टेस्ट बना लिया है। एरेल उसे सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और सबको ट्राई करने के लिए कहता है। यह सिर्फ एक नॉर्मल ड्रिंक थी, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं थी। सभी एल्केमिस्ट्स इसके स्वाद और इसकी रिफ्रेशिंग प्रकृति से बहुत प्रभावित होते हैं। जल्दी ही उन्होंने इसे बेचने के लिए पैकेज किया और इसे प्रिंस एरेल्स स्पार्कलिंग जूस नाम दिया। ये ड्रिंक सिर्फ किंगडम ऑफ अर्नीसिया में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी बहुत पॉपुलर हो गई और नोबल्स के बीच यह एक लग्जरी आइटम बन गई। जो लोग इसे पहली बार टेस्ट कर रहे थे वे हैरान रह गए। उनमें से एक नॉर्दर्न टेरिटरी का लॉर्ड काउंट डियोंट था। वह अपने बटलर से पूछता है कि क्या सच में यह प्रिंस एरेल ने बनाया है। बटलर जवाब देता है कि हाँ, ये ड्रिंक प्रिंस एरेल की सुपरविजन में बनी थी। ये ड्रिंक एक एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम के रूप में पॉपुलर हो गई और साथ ही इसने किंगडम ऑफ अर्नीशिया की इकोनॉमी में भी बहुत योगदान दिया। बटलर कहता है कि उसने अफवाहें सुनी हैं कि हर दिन कॉन्क्यूबाइन के पैलेस में सोने से भरी एक कैरेज आती है। डियोंट कहता है कि यह सब उसकी गलती थी, क्योंकि जब एरेल बस एक बच्चा था तब उसने उसे जज कर लिया था, यह सोचकर कि वह भविष्य में कुछ खास नहीं कर पाएगा।
टियोंट रोते हुए टेबल पर मुक्का मारता है और कहता है कि काश उसने तभी समझ लिया होता कि एरियल इतना प्रॉमिसिंग होगा तो वह जरूर दखल देता। फिर वह चिल्लाता है कि आज के बाद से उसे एरियल के अगले कदमों पर और ध्यान देना होगा।